Hello friends, I'm Shantanu, your coach, and now we are going to start another chapter named Service Tax. ये जो चैप्टर है सर्विस टैक्स, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस जो आएंगे वो स्मॉल पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज पॉइंट्स जिसके ऊपर से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए हिस्ट्री ऑफ सर्विस टैक्स। क्या सर्विस टैक्स की कोई हिस्ट्री थी? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो सर्विस टैक्स है इंडिया की अगर बात करें तो ये मौर्यन एम्पायर जो था, मौर्यन पीरियड जो था किंग्स का, तब से ये सर्विस टैक्स इंडिया में प्रेजेंट है। अब ये जो फैक्ट है ये मेंशन किया है मिस रोमिला थापर ने अपनी बुक जो थी उनकी अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। इसमें इन्होंने बताया कि सर्विस ऑफ वेपन मेकर्स, जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर थे उस पीरियड में, were required to provide services to the state for certain number of days in a year। यानी कुछ समय के लिए वो जो मैन्युफैक्चरर थे वेपन के, उन्हें स्टेट के लिए, अपनी स्टेट के लिए सर्विसेज देनी पड़ती थी एंड दिस वाज अ फॉर्म ऑफ सर्विस टैक्स इन दैट पीरियड। तो ये पूरी हिस्ट्री की बात है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्यन जो एम्पायर था उस वक्त क्या सर्विस टैक्स था, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि यस इट वाज प्रेजेंट। अब बात करते हैं मॉडर्न ईरा। जो प्रेजेंट ईरा है इसमें सर्विस टैक्स का क्या प्रोस्पेक्ट्स है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए। कोई भी गवर्नमेंट रहती है, उस गवर्नमेंट को जो अपना फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत रहती है और ये जो रेवेन्यू रहता है गवर्नमेंट टैक्स के जरिए वसूल करती है। इट लेवी द टैक्स। अब इंडिया की अगर बात करें तो दो तरह के टैक्स सिस्टम है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर है इनकम टैक्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट में। और इनडायरेक्ट टैक्स अगर देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो मेन रेवेन्यू का सोर्स था गवर्नमेंट के लिए था वो था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में, और कस्टम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, उसके ऊपर ड्यूटी लगा के। ये दो मेन इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म्स थे विच यूज्ड टू अर्न ह्यूज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बट अगर मॉडर्न ईरा की अगर आप बात करें तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उसमें ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर ग्रॉस इकोनॉमिक आउटपुट इज कमिंग फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिससे कि इकोनॉमी किसी भी कंट्री की चलती है। और यहां पर आपको एक बात अच्छे समझनी है कि अंडर द WTO एग्रीमेंट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कस्टम टैरिफ। कस्टम टैरिफ जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी कंट्री है उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसमें जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। और WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, उसमें WTO ने कहा है कि आपको कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करनी है। इसका मतलब कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने का सीधा सा मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आना था कस्टम ड्यूटी से वो कम से कम आएगा। तो टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ ड्यूटी और दिस लॉस ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने किसकी तरफ देखा है? सर्विस सेक्टर की तरफ। सर्विस सेक्टर में सर्विस टैक्स लगा के गवर्नमेंट ने काफी रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश की है। एंड दिस इज द रीजन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस टैक्स इज ग्रोइंग डे बाय डे बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। Now here you also have to note it down carefully that service tax is an indirect tax। जैसा कि हमने देखा indirect tax है। अब इसे indirect क्यों कहते हैं? Because the burden of service tax can be passed on the consumer। जो ultimate consumer रहता है सर्विसेज का, उसके ऊपर ये burden shift हो जाता है, इसीलिए इसको indirect tax कहते हैं। इसका अगर आप एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक ब्यूटी पार्लर है और वो ब्यूटी पार्लर में कोई सर्विसेज लेने के लिए एक कस्टमर जाता है। नाउ दिस कस्टमर गोज टू द ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके ऊपर सर्विस टैक्स देना रहता है। किसको? जो सर्विस प्रोवाइड कर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर जाता है ब्यूटी पार्लर में,
ब्यूटी पार्लर में जो वो सर्विसेज लेता है, लेट्स से उन्होंने सर्विसेज लिए कस्टमर ने 1000 रुपीज की। अब ये ब्यूटी पार्लर जो है ये चार्ज करेगा 1000 रुपीज एज ए चार्जेस फॉर दी सर्विसेज, एंड साथ में ब्यूटी पार्लर विल ऑल्सो चार्ज 15%। अब 1000 का 15% हो जाएगा 150। अब ये 15% क्या है? सर्विस टैक्स है। ये सर्विस टैक्स ये ब्यूटी पार्लर कस्टमर से कलेक्ट करेगा, तो कस्टमर को टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 1150, जिसमें से 1000 तो चार्जेस होंगे सर्विसेज के लिए और 150 होगा सर्विस टैक्स। अब ये जो सर्विस टैक्स है, ये जो है 150 का सर्विस टैक्स, दिस अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स विल बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये डिपॉजिट करेगा। कौन डिपॉजिट करेगा? ये ब्यूटी पार्लर जो जिसने 150 रिकवर किया है कस्टमर से, दिस ब्यूटी पार्लर विल डिपॉजिट 150 रुपीज ऑफ सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब देखिए अल्टीमेट बर्डन जो 150 का है वो किसके ऊपर आया है? जो कंज्यूमर था, जो कस्टमर था, उसने ये 150 पे किया है। ये जो ब्यूटी पार्लर है इसने ये बर्डन फेस नहीं किया है। इट इज जस्ट कलेक्टिंग 150 रुपीज फ्रॉम द क्लाइंट and depositing it with the government. That is the reason it is called the indirect tax. So in indirect tax, the burden of tax is passed to the consumer of the service. On the other hand, if you talk about the direct tax, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो पे करना रहता है वो डायरेक्टली असेसी गवर्नमेंट को पे करता है। ये इनकम टैक्स किसी और से रिकवर नहीं कर सकता। बट अगर सर्विस टैक्स की बात की जाए तो सर्विस टैक्स में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये सर्विस टैक्स रिकवर कर लेता है कस्टमर से, और वो सर्विस टैक्स जो कलेक्ट करता है वो पास ऑन कर देता है गवर्नमेंट को। दैट इज द रीजन service tax is indirect tax whereas income tax is a direct tax. अब मॉडर्न इरा की अगर बात करें तो जो डेवलपमेंट हुआ है सर्विस टैक्स का इंडिया में वो कैसे हुआ है और कब हुआ है वो देख लेते हैं। अपना जो किंग और एम्पायर्स की बात है वो भूल जाइए। यहाँ पर जो अभी आफ्टर फ्रीडम जो डेवलपमेंट हुआ है सर्विस टैक्स का वो कैसे हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक टैक्स रिफॉर्म कमिटी बनाई गई थी। टैक्स रिफॉर्म कमिटी वाज हेडेड बाय मिस्टर डॉक्टर राजा जे चलैया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म कमिटी विच रिकमेंडेड the imposition of service tax on selected services in India। तो यही एक कमिटी थी टैक्स रिफॉर्म कमिटी जिसने पहली बार इंडिया में जो सर्विस टैक्स है उसको इम्पोज करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। और यहाँ पर जो रिकमेंडेशन थी वो सिलेक्टेड सर्विसेज यानी सारी सर्विसेज पे नहीं। ये जो कमिटी थी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि कुछ एक सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट शुड चार्ज द सर्विस टैक्स, और इसको हम सिलेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं या पॉजिटिव लिस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब जो सर्विसेज इस लिस्ट में रहेंगी केवल उन्हीं के ऊपर सर्विस टैक्स लगे। सो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी सर्विस टैक्स वाज फर्स्ट imposed in the budget of 1994-95, और जो पहली बार जो सर्विस टैक्स लगा था वो केवल 3 सर्विसेज पे लगा था। ओनली 3 सर्विसेज वर देयर एट द बिगिनिंग व्हेन द सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, और जो रेट ऑफ सर्विस टैक्स था वो कितना था? 5%। इसको भी आपको याद रखना है। और वो जो 3 सर्विसेज थी जिनके ऊपर ये सर्विस टैक्स लगा था इन 1994-95 के बजट में, वो थी नॉन लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर्स, टेलीफोन्स एंड स्टॉक ब्रोकर। These were the 3 services which were included in the list of taxable services in 1994-95. So you can see that the service tax was introduced by the Finance Act 1994, and the total services covered in this act for levy of service tax were 3 services, and the rate of tax was 5%. But later on
When Finance Act 2012 was passed, the concept of positive list was replaced by the negative list. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। निगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट आ गया था, कब से आया था? फाइनेंस एक्ट 2012 से। निगेटिव लिस्ट का मतलब है कि फाइनेंस एक्ट 2012 कहता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, all services will be liable for the service tax except these services which will come under the negative list. तो निगेटिव लिस्ट एक बनाई गई जिसमें कि कहा गया कि ये सर्विसेज छोड़ के बाकी सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स पे करना होगा। Further, it was said that only services which are rendered in taxable territory are taxable, for which place of provision of service rules were introduced. इसका कहने का मतलब है कि सर्विस टैक्स तभी देना पड़ेगा जब जो सर्विस है वो रेंडर की है टैक्सेबल टेरिटरी में। टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आपने सर्विसेज रेंडर की है, देन ओनली यू विल बी लायबल टू पे द सर्विस टैक्स। अब ये कैसे पता करेंगे कि कोई सर्विस है वो टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस प्रोवाइड की है या नहीं? उसी के लिए गवर्नमेंट ने जो रूल फॉर्म किए थे उनका नाम था प्लेस of provision of service rules 2012. So these rules will be useful to find out the place where the service was provided, to check whether it was provided under the taxable territory or not. अब बात करते हैं रीजंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ सर्विस टैक्स। क्या रीजंस थे जिसकी वजह से सर्विस टैक्स इम्पोज किया गया? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रीजंस बताए हैं इन वन केस। ये जो केस था ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि today services covers the wide range of activities such as management, banking, insurance, etc. and it has become industry itself. यानी सर्विसेज अब अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगर दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स सेज दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन between the consumption of goods and the consumption of services, both satisfy the human needs. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक गरीब आदमी है, पुअर पर्सन, ही बायज द क्लोथ। अगर वो क्लोथ खरीदता है अपने लिए तो इस क्लोथ के ऊपर तरह तरह के टैक्सेस ऑलरेडी लगे होते हैं जो ये पुअर पर्सन बेयर करता है। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लगी रहती है, इसके अलावा सेल्स टैक्स लगा रहता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर कोई रिच पर्सन है, रिच पर्सन किसी ब्यूटी पार्लर में जाता है या सैलून में जाता है और कॉस्टली सर्विसेज लेता है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था सर्विसेज के ऊपर। एंड दैट इज द रीजन द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट सर्विसेज हैव बिकम द इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, एंड on the basis of economics there is no distinction between consumption of goods and consumption of services, and these are the sufficient reason to levy the service tax on services. Further, you have to remember that after the introduction of service tax, the constitutional validity of the service tax was challenged before the court. So it is very common जब कभी भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, न्यू जो भी चीज इंट्रोड्यूस होती है तो उसका ऑपोजिशन होता है, स्पेशली इंडिया में, और स्पेशली जब नई जो चीज है वो टैक्स हो तो ऐसे में नॉर्मली ऐसे में चैलेंज किया जाता है उस टैक्स को। और इस केस में, सर्विस टैक्स के केस में भी चैलेंज किया गया कि इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। So let's talk about the constitutional validity of imposition of service tax. As per Article 246, ये आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है, Article 246 of the Constitution of India, law can be enacted by the Parliament, या तो Parliament law बना सकती है या फिर State Legislature law बना सकती है, if such power is given to these parliament or state legislature by the Constitution of India. तो आर्टिकल 246 क्लियरली कहता है कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। वो लॉ बना सकते हैं अगर इनको पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो
तो आर्टिकल 265 आता है इसके बाद। 265 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब कोई भी टैक्स अगर लगाना है गवर्नमेंट को, तो वो जो टैक्स लगाना है वो लॉ बना के ही टैक्स लगाया जा सकता है। अब यहां पर शेड्यूल 7 है, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है, जिसमें लॉ मेकिंग पावर को बताया गया है। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है लॉ मेकिंग पावर अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सभी मैटर मेंशन है जिसके ऊपर ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट पावर टू मेक द लेजिस्लेशन, यानी लॉ बनाने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उन सभी मैटर्स पे जो यूनियन लिस्ट में मेंशन है। यूनियन लिस्ट का मतलब है लिस्ट 1। लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर हैं उनके ऊपर ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। And there is another list that is called concurrent list, the third list, and here all those matters are mentioned on which both central as well as state government has got power to make legislation. तो अभी तक जो हमने देखा है उसमें ये देखा है कि टैक्स अगर लेवी करना है तो एज पर आर्टिकल 265 ये कहता है कि टैक्स लेवी करने के लिए लॉ बनाना जरूरी है, और आर्टिकल 246 ये कहता है कि लॉ बनाने के लिए लॉ मेकिंग पावर होना चाहिए, और पावर कहां दे रखी है? शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो एज पर एंट्री नंबर 97, ये एंट्री याद रखनी है, एंट्री नंबर 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट, रेसिडुअल एंट्री है ये, दिस इज द रेसिडुअल एंट्री, and it empowers the central government to levy tax on any matter which are not enumerated in the state list or concurrent list। तो इसका मतलब यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में बहुत सारी एंट्रीज हैं और इसमें जो लास्ट एंट्री है वो है 97, और इसमें पार्लियामेंट को ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि इट कैन मेक लॉ to collect the tax, that is to levy the tax on any matter which is not enumerated in the state list and concurrent list. So here the service tax is a matter which was not mentioned in the state list, not in the concurrent list. So the central government has used entry number 97 of the union list to introduce the service tax, and this service tax was introduced in 1994 by the Finance Act 1994 by using the entry number 97 of the Union List। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो सर्विस टैक्स लेवी हुआ था वो 1994 में फिनेंस एक्ट के थ्रू हुआ था, लेकिन कौन सी एंट्री को यूज करके ये लेवी किया गया था? तो एंट्री नंबर 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट आपको याद रखना। फर्दर आपको एक बात याद रखनी है कि ये फिनेंस एक्ट 1994 के थ्रू पास किया गया, इसके लिए कोई अलग से सर्विस टैक्स एक्ट नाम का कोई एक्ट पास नहीं हुआ था। नॉर्मली कोई भी टैक्स रहता है तो जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का अलग एक्ट है, एक्साइज एक्ट अलग है, कस्टम एक्ट अलग है, बट यहां पर सर्विस टैक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो फिनेंस एक्ट 1994 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, कोई अलग से सर्विस टैक्स एक्ट पास नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 268A एंड द एंट्री नंबर 92C। सो इन 2003 द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 2003 में फॉर इंसर्शन ऑफ अ न्यू आर्टिकल। आर्टिकल नंबर था 268A of the Constitution to levy the service tax. In addition to 268A article, entry number 92C has also been inserted in the union list. Union list में service tax नहीं था, और इस यूनियन लिस्ट में गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो सर्विस टैक्स लगा सकती है, और ये सर्विस टैक्स लगाने की पावर नई एंट्री इंट्रोड्यूस की गई 92C।
इसमें ये पावर दी गई है गवर्नमेंट को टू लेवी द सर्विस टैक्स. However, you have to remember that entry number 92C still has not been in effect and the service tax is still governed by the entry number 97 of the union list. Now let's talk about the administrative mechanism of the service tax. गवर्नमेंट जब भी टैक्स लगाती है तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का होना जरूरी है. सो इन दिस केस, इन केस ऑफ सर्विस टैक्स, इट इज एडमिनिस्टर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. सर्विस टैक्स के लिए कोई अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है. Service tax is administered by Central Board of Excise and Custom, that is called CBEC. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. Service tax is administered by CBEC, that is Central Board of Excise and Custom, which is under the control of Department of Revenue, which comes under the Ministry of Finance. सबसे ऊपर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसके अंडर में आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. और ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, इसके अंडर में है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट. कस्टम की बात नहीं कर रहे, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है. ये जो डिपार्टमेंट है ये एडमिनिस्टर करता है सर्विस टैक्स को. Further, you have to remember that Central Excise Commissionerate has established a separate cell. एक अलग से सेल बनाई गई है जिसका नाम रखा है सर्विस टैक्स सेल. Considering the number of assessees, अब ये सर्विस टैक्स बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत सारे assessees हैं जिनको की सर्विस टैक्स पे करना रहता है. और considering this large number of assessees, the Central Board of Excise and Custom has also established Service Tax Commissionerate in some major cities. And these commissionerates are supervised by the Jurisdictional Chief Commissionerate of the Central Excise. So you have to remember that a separate cell has been constituted named Service Tax Cells within the Excise Department, and there are some Service Tax Commissionerate also established in the major cities. Now let's come to the main provision of the service tax. Service tax was levied by the Finance Act 1994. ये तो पॉइंट अब आपको क्लियर हो चुका है. And this Finance Act 1994 applies all over India. पूरे इंडिया पे लगता है except state of Jammu and Kashmir. यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में ये सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा. तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का एरिया है इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. एंड इन 2012 एक चार्जिंग सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है. ये सेक्शन भी याद रखना है. सेक्शन 66B हैज बीन इंसर्टेड बाय द Finance Act 2012, and this is a charging section and says that there shall be levied a tax. Hereinafter it will be called as service tax. So section 66B says that there will be a service tax at a rate of 12%. ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2012 की. 2012 में चार्जिंग सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 66B, which prescribed a service tax rate of 12% on the value of all, ये important word है, all services other than those specified in the negative list. And these services either provided or agreed to be provided in the taxable territory by one person to another and collected in such manner as may be prescribed. इसका मतलब टैक्स लगेगा और उसको कलेक्ट करना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर को और डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को as may be prescribed. तो यहाँ पर कुछ रिकैप कर लीजिए. 1994 में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, ओनली 3 सर्विसेज पे लगा था और जो रेट था सर्विस टैक्स का ओनली 5% था. इन 2012 में ये जो सर्विसेज हैं ये ऑल सर्विसेज कर दी गई और जो रेट ऑफ टैक्स कर दिया गया वो था 12% एक्सेप्ट निगेटिव लिस्ट. यानी निगेटिव लिस्ट को छोड़ दे तो बाकी सभी सर्विसेज पे
सर्विस टैक्स कंपलसरी कर दिया था फ्रॉम 2012 और जो रेट था वो 12%। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। 2012 के बाद जो 12% रेट था उसको फिर 14% कर दिया गया था 2015 में। सो सेक्शन 66B was amended by section 108 of the Finance Act 2015 and the words 12% was replaced by the 14%। इसका मतलब सर्विस टैक्स 12% से 14% कर दिया था फिनेंस एक्ट 2015 ने। बट आफ्टर दैट यहां भी मन नहीं भरा गवर्नमेंट का। इसके बाद गवर्नमेंट ने 2 सेस और ऐड किए। सेस हैं 2 तरह के सेस और ऐड किए, स्वच्छ भारत सेस 0.5% एंड कृषि कल्याण सेस 0.5%। और इन दोनों को मिला दें तो टोटल 1% है। तो ये 14% में 1% ऐड कर दो तो अभी जो इफेक्टिव रेट है वो सर्विस टैक्स का रेट है 15%। 15% में 0.5% स्वच्छ भारत है और 0.5% कृषि कल्याण सेस है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो इफेक्टिव है ये है इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2016। सो प्रेजेंटली इफ यू सी द सर्विस टैक्स रेट इज 15% विच इंक्लूड्स द स्वच्छ भारत सेस ऑफ 0.5% एंड कृषि कल्याण सेस ऑफ 0.5%। Now let's talk about various limbs of service tax laws। तो टैक्स लॉ के कौन कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट्स की बात चल रही है यहाँ पर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज। तो ये जो लॉ बना है इसमें जो पार्ट्स हैं यहाँ पर हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो चैप्टर 5 एंड 5A जिसमें सेक्शन 64 से 98 कवर होते हैं फिनेंस एक्ट 1994 के। दिस कवर द सर्विस टैक्स लॉस। इसके बाद चैप्टर 6 ऑफ द फिनेंस एक्ट 2005 आल्सो टॉक्स अबाउट द सर्विस टैक्स एंड एज पर सेक्शन 83 ऑफ द फिनेंस एक्ट 1994 certain section of the Central Excise Act 1994 यानी सेंट्रल एक्साइज जो एक्ट है उस एक्ट के भी कुछ सेक्शंस which will apply to the service tax। अब यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं, we are not going to see all the section, but आपको याद रखना है कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट के कुछ सेक्शन हैं which will be applicable for service tax law। Then there is a long list of rules, service tax rules, service tax advance ruling, Senvet credit rules, and so many rules are also there which forms the part of service tax laws। And lastly there are certain service tax notification यानी notification, circulars and clarification which are issued by the government or Central Board of Excise and Custom also form part of the service tax laws। Now let's come to the most important part of this chapter, that is the term service and the definition of the term service। Finance Act 2012 ने सर्विस को सबसे पहली बार डिफाइन किया था। फिनेंस एक्ट 2012 की क्लॉज नंबर 44 ऑफ सेक्शन 65B ऑफ द फिनेंस एक्ट 2012। तो क्या ये क्लॉज याद रखनी है? बिल्कुल याद रखनी है। क्लॉज नंबर 44 ऑफ सेक्शन 65B ये भी याद रखना है। और कौन सा सेक्शन 65B? सेक्शन 65B ऑफ द फिनेंस एक्ट 2012 introduce the term or let's say define the term service। Now very interesting point, you have to note it here that service tax was levied by Finance Act 1994। 1994 में सर्विस टैक्स लेवी किया था, बट अप टू फिनेंस एक्ट 2012 तक सर्विस टर्म को डिफाइन ही नहीं किया गया था। अब आप पूछ सकते हैं कि सर सर्विस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया था फिर भी सर्विस टैक्स लग रहा था, वो कैसे?
तो फाइनेंस एक्ट 1994 ने सर्विस टर्म को डिफाइन न करके डायरेक्टली 3 सर्विसेज के नाम दे दिए थे, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सर्विस एंड ब्रोकरेज सर्विस। तो यहां पर डायरेक्ट सर्विसेज के नाम दे दिए थे और सर्विस टैक्स का रेट दे दिया था, इसलिए सर्विस टर्म को अलग से डिफाइन नहीं किया था। बट फाइनेंस एक्ट 2012 ने क्या किया? फाइनेंस एक्ट 2012 ने निगेटिव लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट 2012 सेज दैट ऑल सर्विसेज विल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट which are mentioned under the negative list। अब जब बोला है all services will be taxable, तो यहां पर सर्विस टर्म को डिफाइन करना जरूरी था। दैट इज द रीजन फाइनेंस एक्ट 2012 ने अंडर क्लॉज 44 ऑफ सेक्शन 65B डिफाइन किया है फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म सर्विस। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया है कि सर्विस टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर क्लॉज 44 ऑफ सेक्शन 65B ऑफ फाइनेंस एक्ट 2012। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बात करते हैं टर्म सर्विस। सर्विस को डिफाइन कैसे किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सर्विस टर्म की आत्मा में आपको झांकना पड़ेगा, यानी इसका जो क्रक्स है, यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस टर्म। तो लेट्स सी हाउ सर्विस हैज बीन डिफाइंड। सर्विस मींस एनी एक्टिविटी, सो दे आर सेइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का मतलब कुछ भी आप करते हैं, आप बोलते हैं, गाना गाते हैं, आप हंसते हैं, ये क्या सभी एक्टिविटी नहीं है? यस, ऑल दीज आर एक्टिविटीज। सो फर्स्ट दिस इज एनी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन। कोई भी पर्सन अगर कोई एक्टिविटी करता है फॉर अनदर पर्सन, यानी ये पर्सन जो एक्टिविटी कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है? दूसरे पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए कर रहा है। फॉर कंसिडरेशन, यानी किसी कंसिडरेशन के बदले में वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। एंड फर्दर इट सेज इट इंक्लूड द डिक्लेयर्ड सर्विसेज, यानी कुछ सर्विसेज को डिक्लेयर कर रखा है और ये सर्विसेज आप माने या न माने, इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस अंडर द सर्विस टैक्स लॉज। बट फर्दर इट सेज दैट द सर्विस शैल नॉट इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड कर दिया है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसी टर्म की, सर्विस। सर्विस मींस एनी एक्टिविटी। तो सर, हम किसी गार्डन में बैठे हुए हैं और गार्डन में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या ये एक्टिविटी है? यस, ये एक्टिविटी है। तो क्या ये सर्विस है? अब सर्विस है या नहीं, इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये आप मुस्कुरा रहे हैं गार्डन में बैठ के, ये किसी दूसरे पर्सन के लिए कर रहे हैं या केवल अपने लिए कर रहे हैं। अगर अपने लिए ही कर रहे हैं तो सर्विस नहीं है, लेकिन अगर दूसरे पर्सन के लिए आप मुस्कुरा भी रहे हैं तो ये सर्विस हो सकती है। इस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो सर्विस या एक्टिविटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं मुस्कुराने की दूसरे पर्सन के लिए, क्या इसके लिए कोई कंसीडरेशन आप चार्ज कर रहे हैं? इफ यस, अगर आप कोई कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हैं, देन दिस एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। इसका मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो एक्टिविटी किसी और के लिए कर रहे हैं और उसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं कंसीडरेशन, देन इट विल बी कवर्ड बाय द टर्म सर्विस और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉमेडियंस हैं, अपने यहाँ पे काफी कॉमेडियंस हैं, टीवी पे भी रोज आते रहते हैं, वो आपको हंसाते हैं। क्या करके हंसाते हैं? एक्ट करके, एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि दूसरे लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या ये एक्टिविटी है? यस। अगर ये पर्सन ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है किसी दूसरे के लिए फॉर चार्जेस, कंसीडरेशन लेके कर रहा है, देन इट विल बी कवर्ड बाय द टर्म सर्विस एंड सर्विस टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस एक्टिविटी।
But now we have to focus on the second part. It says it will not include, यानी term service will not include following services. तो अब ये देखेंगे कि ये जो term service है इसमें से क्या क्या exclude किया गया है. So this says that the term service will not include any activity which constitutes merely a transfer of title in goods और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप ट्रांसफर कर रहे हैं टाइटल इन गुड्स या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट और इन एनी अदर मैनर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द टर्म सर्विस. Further, it says that any activity of transfer, delivery, supply of any goods which is deemed to be sale, जिसे हम sale कहते हैं within the meaning of clause 29A of article 366 of the constitution. तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो सेल की टर्म में कवर हो जाती है तो उसको भी हम यहाँ पर सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे. Further, it says that any activity which is merely a transaction in money or actionable claim will not be covered under the term service. Again, this definition says that any provision of service by employee to employer in the course or in relation to his employment will not be treated as service. देखिए, अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो कहीं जॉब कर रहा है तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मली अगर आप देखें तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर को. एम्प्लॉय क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को. तो लॉजिकली अगर आप देखें तो ये भी एक सर्विस है और इसके ऊपर भी सर्विस टैक्स लगना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट. बट यहां पर इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है. तो इसका मतलब एनी सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर विल नॉट बी कवर्ड बाय द टर्म सर्विस, और सर्विस नहीं है तो इनके ऊपर सर्विस टैक्स भी नहीं लगेगा. फर्दर, इट सेज दैट द टर्म सर्विस विल नॉट इंक्लूड एनी फीस टेकन इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. तो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में जो भी आप फीस देते हैं वो भी सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आएगी एंड देयर विल नॉट बी एनी सर्विस टैक्स. But apart from the definition of the term service, there are some explanations also given for this term. Explanation total 4 explanation दिए हैं, 1, 2, 3, 4. उसे अब हम देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं explanation 1 की. Explanation 1 says that for removal of the doubt, it has been clarified, declared that nothing contained in this clause, यानी कौन सी क्लॉज 44 जो टर्म सर्विस को डिफाइन करती है उस कुछ भी अप्लाई नहीं होगा. और ऑन द कॉन्ट्ररी यू कैन से नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 44 शेल अप्लाई टू. इसका मतलब जो सर्विस की डेफिनेशन है वो इनके ऊपर नहीं लगेगी. तो ये कौन कौन है जिनके ऊपर नहीं लगेगी? पहला ये कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं जिनको हम एमपीज कहते हैं उनके ऊपर ये नहीं लगेगा. मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जिनको हम एमएलएस भी बोलते हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा. मेंबर्स ऑफ पंचायत, members of municipalities and members of other local authorities who receive any consideration in performing the functions of that office as such member. अब ये कहने की क्या जरूरत थी, तो इसको भी समझ लीजिए. ये एक पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में आते हैं एमपीज. ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यानी एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं जिसके एवज में इनको कुछ अमाउंट भी मिलता है. ऑल्दो एमपीज आर नॉट एम्प्लॉय, अगर ये एम्प्लॉय होते गवर्नमेंट के तो ये सर्विस की डेफिनेशन से बाहर ही हो जाते. बट सिंस दीज आर नॉट एम्प्लॉयज, दैट इज व्हाई इट इज स्पेसिफिकली
pointed out, clarified in explanation 1 that MPs or MLAs or members of panchayat, members of municipalities or members of other local authority, they may provide service but will not be covered under the term service and no service tax will be charged for such activity. Second point, this explanation says that all the duties performed by any person who is holding the constitutional post, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पोस्ट दी गई है, फॉर एग्जाम्पल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शनल कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो उसको अमाउंट भी मिलता है, सैलरी भी मिलती है, बट इट विल नॉट कवर्ड अंडर द टर्म सर्विस। तो वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं and they are providing the service, they are getting some consideration also, it will not be covered under the term service. And lastly, this explanation says that duties performed by any person as a chairperson or member or a director in a body which is established by central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this section. कहने का मतलब है कि ये जो चेयरपर्सन है, ये जो मेंबर हैं, ये डायरेक्टर हैं, इन बॉडीज के ये एम्प्लॉइज तो नहीं है, तो ये जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये सर्विसेज मानी जाएगी? तो क्लैरिफाई कर दिया है कि नो, दीज विल नॉट बी कवर्ड बाय द टर्म सर्विस. Now let's come to the explanation 2, which talks about the term transaction in money and actionable claim. So transaction in money or actionable claim does not come under the service. ये exclude कर रखा है ये इस तरह की activity transaction in money and actionable claim को. But they says that this term transaction in money and actionable claim shall not include, यानी ये जो एक्टिविटीज यहां पर दे रखी है ये actionable claim या transaction in money में नहीं आएगी, और since it will not be covered in this term, so that it may come under the term service. तो अब वो कौन सी सर्विसेज हैं वो देख लेते हैं. Any activity relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which separate consideration is charged. अगर इसके लिए, इस कन्वर्जन के लिए कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है तो वो सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा. इसका मतलब जो सर्विस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया था ट्रांजैक्शन इन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, उसमें ये नहीं आएगा. इसका मतलब ये सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा. बट अभी आप डायरेक्टली जंप मत कर जाना कि ये आ जाएगा तो क्या इसके ऊपर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा. वहां पर बहुत सारी आगे आपको एग्जम्पशन की लिस्ट देखनी है, उसमें काफी सर्विसेज ऐसी हैं जो एग्जम्प्ट कर रखी है. तो यहां पर हम केवल इतना देख रहे हैं कि वेदर इट विल कम अंडर द टर्म सर्विस और नॉट. सर्विस टैक्स पे करना है इसके ऊपर या नहीं ये नहीं देख रहे. वेदर दिस will be covered under the term service, so yes, it will be covered under the term service. दूसरी एक्टिविटीज है any activity carried out for consideration in relation to or for facilitation of transaction in money, actionable claim, including the activity carried out by lottery distributor or selling agent on behalf of the state government in relation to promotion, marketing, organizing, selling of lottery or facilitating in organizing the lottery of any kind in any other manner in accordance with the provisions of Lotteries Regulation Act 1998. तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जो लॉटरी रन करती हैं और लॉटरी रन करने के लिए अगर वो कोई प्रमोशन, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग इस तरह की सर्विसेज लेती है तो ऐसे केस में ये जो सर्विसेज हैं, प्रमोशन, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लॉटरी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, इट विल बी कवर्ड अंडर द टर्म सर्विस. एंड फर्दर
It includes any activity carried out by foreman of a chit fund for conducting or organizing a chit in any manner. तो चिट फंड अगर आपने नाम सुना होगा, चिट फंड भी इसी तरह का एक सिस्टम रहता है और चिट फंड को जो मैनेज करता है वो भी एक तरह की सर्विसेज दे रहा है, एंड दैट एक्टिविटी of foreman of chit fund will be covered by the term service. So again I want to point it out here that all these activities, these will not be covered by the term transaction in money and actionable claim, and since it is not covered here, it will be covered by the term service. यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि इसके ऊपर सर्विस टैक्स देना ही पड़ेगा, but here we just want to see that all these will be treated as service. Now let's see explanation number 3. It says that an unincorporated association or body of person, as the case may be, and a member thereof, यानी यहाँ पर association बोला है, unincorporated body of person या उनके members thereof, shall be treated as a distinct person. अब ये बोलने की क्या जरूरत थी, तो उसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमने देखा है कि अगर आप कोई एक्टिविटी अपने आप के लिए करते हैं, सेल्फ के लिए करते हैं, तो वो तो सर्विसेज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी किसके लिए करनी है, आपको किसी अदर पर्सन के लिए करनी है। अब यहाँ पर बॉडी ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ पर्सन और ये जो पर्सन है जिसको लेके ये बॉडी फॉर्म हुई है, इनको यहाँ पर डिस्टिंक्ट पर्सन माना है। इट मीन्स इफ द बॉडी ऑफ पर्सन इज गिविंग एनी service or let's say providing any activity or doing any activity for its members, then these two are different persons, and since these two are different persons, it will be covered by the term service if there is a consideration paid for such activities. Further, second part of explanation 3 says that an establishment of a person in a taxable territory and any of his other establishment in non-taxable territory shall be treated as establishment of distinct person. तो इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। एक पर्सन है, इस पर्सन की दो एस्टेब्लिशमेंट है, एक है जम्मू कश्मीर में और एक है बाकी के पार्ट ऑफ इंडिया में, लेट्स से महाराष्ट्र में है। अब दो एस्टेब्लिशमेंट है ए और बी, तो यहां पर ये दोनों का ओनर कौन है, वन पर्सन है। But under the service tax provisions, these two establishment will be treated as distinct person. इसका मतलब ये जो बी एस्टेब्लिशमेंट है, इसने अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की है जो टैक्सेबल टेरिटरी में, then it will covered by the सर्विस टैक्स लॉज। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये तो ओनर ये है और ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में रहता है, तो फिर क्यों यहाँ पर इस एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है अंडर सर्विस टैक्स लॉ। Now let's come to the explanation 4. A person carrying on business through a branch or agency or representational office in any territory shall be treated as having an establishment in that territory. तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो बस मेरी एक छोटी सी ब्रांच है, महाराष्ट्र में तो सर मेरी छोटी सी ब्रांच है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट मेरा जम्मू कश्मीर में है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो ब्रांच भी है। अगर आपकी छोटी सी एजेंसी भी है टैक्सेबल टेरिटरी में या फिर कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस भी है, तो इस ऑफिस को या एजेंसी को या ब्रांच को एक एस्टेब्लिशमेंट माना है। इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो वहां पर, अगर आपकी एजेंसी है, ब्रांच है या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस भी है तो उसको एक अलग से एस्टेब्लिशमेंट माना गया है। अब यहां पर हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चनियर दिया है इंस्टीट्यूट ने। वो क्वेश्चनियर आप देख के पता लगा सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस और नॉट। तो ये क्वेश्चनियर आप एक बार रेफर कर सकते हैं और उससे आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उससे वो क्लियर हो जाएगा आपको और भी इसके बाद आपको फिर दूसरी क्वेश्चनियर में ये बोला है कि टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय यू इज टैक्सेबल और नॉट, तो उसके लिए अलग से क्वेश्चनियर दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं।
ये पता लगाने के लिए कि ये टैक्सेबल सर्विस है या नहीं। तो आई एम लीविंग दिस अप टू यू टू जस्ट गो थ्रू दिस चेकलिस्ट। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड द पार्ट वन ऑफ द सर्विस टैक्स लॉज, और अब बहुत सारे और पार्ट्स आने वाले हैं। बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग पार्ट्स।